Good morning, class. Today we are going to discuss our next chapter, challenges to and restoration of the Congress system. कि आज हम कांग्रेस ने कौन कौन से चैलेंज फेस किए इंडियन पॉलिटिक्स में और वो अपने आप को किस तरीके से दोबारा रीस्टोर कर पाई, जिंदा कर पाई। क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो ये दोनों चैप्टर थोड़े बहुत एक दूसरे में मर्ज हैं। तो एक एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस किस तरीके से चला एंड देन कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को आगे चलाती रही, कांग्रेस ने किस तरीके से अपने आप को आगे जिंदा रखा इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं, चैलेंजेस और रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर हम कांग्रेस के सामने आने वाले जो मुख्य रूप से चैलेंजेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन कि अब मई 1964, 27 मई 1964 द डेट, यहां पर नेहरू पासिंग लिखा है, जो इसने लिखा है कि नेहरू की मई 1964, 27 मई 1964 को डेथ हो जाती है। क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बीमार थे और वो अपने करीबी, सबसे करीबी जो थे लाल बहादुर शास्त्री, लास्ट के टाइम पर जब वो मतलब बीमार हुए तो वो शास्त्री जी पर बहुत डिपेंड थे। तो ये था कि अगर नेहरू जी की डेथ हो जाएगी उसके बाद न्यूली इंडिपेंडेंट जो इंडिया है, ठीक है, उसके सामने ये एक क्वेश्चन आ गया कि अगर नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, सबके चहेते थे, उनकी डेथ हो जाएगी तो भारत का नया प्रधानमंत्री कौन होगा या भारत की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ये आशंका थी कि नेहरू जी के बाद कहीं भारत की डेमोक्रेसी खतरे में ना पड़ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर बैठे थे, राजनीति के जानकार, those who knows about the politics, everything about the politics, the observer of the world politics, और वो कह रहे थे कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, जो नेहरू जी भारत में डेमोक्रेसी लाई है, क्या उनकी डेथ के बाद वो चल पाएगा। और ये भी था कि इंडिया जैसा आजाद देश, मतलब गरीब इंडिया, एक तो गरीब और ऊपर से नया नया आजाद देश, क्या अपनी डेमोक्रेसी को जिंदा रख पाएगा और इसी तरीके से डेमोक्रेसी क्या भारत में चलती रहेगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाए कि डेमोक्रेसी को भारत आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया तो क्या पता भारत की राजनीति में आर्मी का इंटरफेरेंस आ जाए। तो डाउट अबाउट डेमोक्रेसी में हम यही है कि अगर भारत की डेमोक्रेसी फेल हुई नेहरू जी की डेथ के बाद तो कहीं पर आर्मी का रोल भारत की राजनीति में ना बढ़ जाए। और बहुत सारे कह रहे थे कि नेहरू जी के बाद किस तरीके से जो लीडरशिप है इन समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि बहुत सारे ये सोच रहे थे कि इंडिया में जब नए तरीके के चैलेंजेस आएंगे, और इवन बहुत सारा, अब देखिए ये थर्ड पॉइंट, फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी, और बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि क्या भारत की लीडरशिप, नए लीडर्स जो आएंगे राजनीति में, क्या वो इस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, या क्या पता मिलिट्री टेक ओवर ना हो जाए। और इवन ये भी कह रहे थे 1960s जो है, उस समय 1960s को डेंजरस डेकेड का दर्जा दिया गया था, 1960, क्योंकि 1964 में नेहरू जी की डेथ होती है और ऊपर से भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, नया नया देश बना था, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड बिल्डिंग ऑफ द कंट्री,
ठीक है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना। तो उस समय 1960s को डेंजरस डेकेड का भी दर्जा दिया गया था, जिसमें भारत के सामने पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स की, भारत का डिवीजन हो रहा था, नए नए स्टेट्स बन रहे थे, स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ ताकि उनको भी नए स्टेट का दर्जा दिया जा सके। जैसे हमने 1956 में पंजाब ने बोला था ये बात। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और अगर भारत इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया तो हो सकता है भारत के लिए डेमोक्रेसी फेल हो सकती है, और भारत के और ज्यादा, पहले 2 टुकड़े हुए थे, आगे चल के और भी टुकड़े हो सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में ऐसे लीडर को लाया जाए जो इन्हीं समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो भारत जैसा गरीब देश ढूंढ रहा था। एंड नेक्स्ट कि अब जैसे नेहरू जी की डेथ होती है तो गद्दी पर आते हैं नेहरू जी के बाद किसे गद्दी पर बिठाया जाए। अब यहां पर है कि सक्सेशन जो नेहरू जी के बाद बड़े आराम से हुई, उसने सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। क्यों? कि नेहरू जी के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा। हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्मूथ सक्सेशन की बात। तो पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के कामराज, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके कंसल्ट किया कि किसे भारत का, कि कांग्रेस पार्टी का किसे लीडर घोषित किया जाए। तो सबकी आम सहमति थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को पार्लियामेंट, जो पार्टी है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसका लीडर घोषित कर दिया जाए, और वो ही नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक तरीके से ये नेहरू जी के बाद नेक्स्ट भारत के प्रधानमंत्री बने। अब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थे। एक तो सीधी सी बात कि इनके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। शास्त्री जी का अपॉइंटमेंट जो हुआ तो इन्हें अनएनामसली चूजन किया गया कि किसी ने इनका विरोध नहीं किया, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर बने, ऊपर से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, और उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी ये मंत्री रह चुके थे। फिर ये आते उत्तर प्रदेश से थे, तो एक तरीके से यूपी कैबिनेट में भी मंत्री रहे और वहीं से थे, तो एक तरीके से नेहरू कैबिनेट में भी नेहरू जी की जब कैबिनेट बनी थी उनमें भी इन्होंने मंत्री का रोल अदा किया था। तो एक तरीके से शास्त्री जी तो जो थे वो बहुत ज्यादा सादगी संपन्न, सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए कि शास्त्री जी का अपॉइंटमेंट हुआ तो शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो बड़े कमिटेड थे, क्योंकि कुछ वाक्य हैं इनके लिए कि एक बार ये अपने बच्चे की फीस जमा करवाने जाते हैं, तो ये भी उन्हीं जो लोग, जो आम सिटीजन फीस जमा करवा रहे थे बच्चे की, ये भी उसी लाइन में लगे हुए थे। बहुत ज्यादा सादगी संपन्न, सीधा साधा रहना, बिल्कुल सिंपलिसिटी प्लस कमिटमेंट, अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध थे। तो एक तरीके से जब ये भारत के रेल मंत्री बने, ये भी एक बात है कि ये इधर से भारत के रेल मंत्री बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और इधर से रेल एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी ऊपर बात लेते हुए ये कि ये मेरी वजह से, ये रेल मंत्री का मतलब रेलवे मिनिस्टर का फेलियर है, दिस वाज द फेलियर ऑफ रेलवे मिनिस्टर, जो इस एक्सीडेंट को टाल नहीं पाया, रोक नहीं पाया, तो अपनी चेयर से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं एज ए रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि मेरी वजह से ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ। इतने ज्यादा कमिटेड थे
कितने ज्यादा मतलब अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध थे। अब जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 1964 में बने थे, 1964 में इनके पास भारत के एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें काम करने का मौका मिला। उस समय शास्त्री जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के समय भारत के सामने दो बड़े टू मेजर चैलेंजेस, यहां लिखा हुआ है बेटा, टू मेजर चैलेंजेस। एक तो इंडिया, उनके ऊपर लगी हुई इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कि इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए थे, प्लस इन्हें 1962 के वॉर में भारत को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और एक तरीके से भारत युद्ध भी हार गया था। और ऊपर से हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, भारत उससे उबर रहा था। ऊपर से मानसून फेल हो गया और बहुत सारी जगह ड्रॉट, सूखे, भारत के बहुत सारे स्टेट्स सूखे की चपेट में थे। तो एक तरीके से भारत में मानसून फेलियर, ड्रॉट की वजह से और फूड क्राइसिस की वजह से, बिहार का एरिया जो फूड क्राइसिस से उस समय जूझ रहा था, ऊपर से भारत ने उस समय क्या जोनिंग एक तरीका अपना रखा था कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को फूड इंपोर्ट नहीं करेगा। सरकार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फूड इंपोर्ट नहीं करने देना चाहती थी, तो जोनिंग वाला काम चल रहा था। तो अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में या पहले भी पढ़ा होगा कि भारत का 1965 में, हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे कुछ चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बुक 1 में भी है थोड़ा बहुत, कि भारत का 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। अब भारत की जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया दो फ्रंट पर, आई थिंक राजस्थान पर भी अटैक्स हुए थे और उधर से कश्मीर पर अटैक हुए, तो भारत ने इस अटैक को रिटेलिएट किया, इसका जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की सेना लाहौर तक, पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई। तो उस समय एक स्टेटस लगा हुआ था क्यू एंटे बेलम, कि जो सरकारें हैं वो वापस उसी जगह पर लौट जाएंगी जहां से वो चली थी। तो भारत की सेना वापस रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं उसे, और इंडियन कश्मीर और जो पाकिस्तान कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उसके बीच की जो लाइन है उसे एलओसी बोला जाता है। तो आप दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भारत की सेना रेड क्लिफ लाइन पर वापस आ गई, जिसे आई थिंक पहले सीज फायर लाइन भी कहते थे, दोनों लाइंस को सीज फायर लाइन भी बोला जाता था, युद्ध विराम रेखा। वहां आ गए कितने में, दोनों देशों के बीच में, कि धीरे धीरे क्या हुआ, अब जब ये 1965 का वॉर हुआ, इसके बाद भारत की सेना वापस वहीं पर लौट आई। अब लौटने के बाद जो यूएसएसआर था उसने दोनों देशों के बीच में समझौता करवाया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ताशकंद एग्रीमेंट, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद एग्रीमेंट जो उस समय ताशकंद यूएसएसआर का एक प्रोविंस था, एक स्टेट था, जो आज ताशकंद जो है आज उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो ताशकंद एग्रीमेंट जो है 10 जनवरी को हुआ और उसी दिन शास्त्री जी की आई थिंक कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। और जो ये ताशकंद एग्रीमेंट था, ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। हमेशा याद रखेंगे, ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन दोनों के ताशकंद एग्रीमेंट का जो मीडिएटर था वो यूएसएसआर था। तो उनके प्रीमियर थे अलेक्सी कोजिजिन। अलेक्सी कोजिजिन ने ये
ताशकंद एग्रीमेंट करवाया था, जो आज ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हमने जो पढ़ा है कि एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, जो भारत के लिए एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का सिंबल बना, क्योंकि जवान भारत की बॉर्डर की रक्षा करता था और किसान भारत की रीढ़ की हड्डी था। ये क्या, भारत के सामने जो फूड क्राइसिस वाले प्रॉब्लम्स आई थी, शास्त्री जी ने उससे निपटने के लिए ये स्लोगन दिया था। तो शास्त्री जी के टाइम पर बहुत सारी मुश्किलें भारत ने फेस की और एक वॉर भी भारत ने लड़ा पाकिस्तान के साथ 1965 में। और इस वॉर की, इस ट्रीटी के बाद, ताशकंद ट्रीटी के बाद, ताशकंद एग्रीमेंट के तुरंत बाद शास्त्री जी की 10 जनवरी 1966 को डेथ हो गई थी। अब शास्त्री जी की डेथ होने के बाद फिर भारत के सामने, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी तो भारत के कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहे। फिर शास्त्री जी की डेथ होने के बाद भी गुलजारी लाल नंदा को कुछ समय के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब शास्त्री जी जो थे, अब देखिए, अब अगर उनका थोड़ा बहुत पॉलिटिकल करियर की बात करें हम, तो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया 1930s के, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर यूनियन कैबिनेट में 1956 से 1951 से 56 के बीच में यूनियन कैबिनेट के मंत्री रहे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू के कैबिनेट के एक बहुत मुख्य मंत्री रहे। फिर इन्होंने 1957 में 1956 में जब ये यूनियन मिनिस्ट्री में थे, तो इन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एज ए रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर दिया था। इसके बाद इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया 1964 में, और इनका जो फेमस स्लोगन था, जय जवान जय किसान, और ये यूपी से आते थे, तो एक तरीके से आप एरिया भी याद रखेंगे जो इनका मुख्य एरिया आता है। अब है जी, शास्त्री जी की डेथ होने के बाद भारत की जो कमान है वो किसे दी जाए। और फिर कांग्रेस के सामने पहले ये चुनौती आई थी कि आफ्टर नेहरू हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, और भारत ये नहीं चाहता था कि एक तरीके से उनकी दुनिया भर में ऐसा लगे कि भारत डेमोक्रेसी को संभाल नहीं पाया। तो इसलिए कांग्रेस को ये जो पॉलिटिकल सक्सेशन के जो चैलेंज है, 2 बार लगातार झेलने पड़े। 1962 2 साल में 2 प्रधानमंत्रियों की, विद इन 2 to 3 years 2 साल में 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ होगी, बहुत बड़े चेहरे। तो दूसरी बार जब पॉलिटिकल सक्सेशन की बात आई, तो अब बहुत बड़ा एक कंपटीशन था। एक तो थे जी मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। अब मोरारजी देसाई जो थे, वो बॉम्बे जो स्टेट था, जिसमें उस समय का बॉम्बे स्टेट, उसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र कह दो आप, गुजरात और महाराष्ट्र आते थे, उसके पीएम रह चुके थे, वो सीएम रह चुके थे, बॉम्बे स्टेट के सीएम रहे थे मोरारजी देसाई। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी, और फिर मोरारजी देसाई एक तो सीएम रह गए और एक मंत्री रहे थे यूनियन कैबिनेट में, तो वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, और उनकी पॉलिटिक्स जानी मानी थी। और दूसरी उनके सामने जो पॉलिटिकल सक्सेशन की लड़ाई लड़ रही थी, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, और यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, अब देखिए यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर भी जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन
मिनिस्टर रह चुकी थी शास्त्री जी के कैबिनेट में, जो एक बहुत छोटी मिनिस्ट्री है। अब छोटी सी मिनिस्ट्री की में रही थी ये। अब क्या है, सीनियर पार्टी के जो लीडर्स थे, अब लीडरशिप कंटेस्ट कि किस तरीके से चुनाव होगा, कैसे चुना जाएगा। अब क्या हुआ कि जितने भी बड़े लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि इंदिरा गांधी और जो मोरारजी देसाई हैं उनके बीच में एक कंटेस्ट होगा। अब जो कंटेस्ट था वो सीक्रेट बैलेट से होगा, इनके बीच में वोटिंग होगी, और वोटिंग कैसे होगी, सीक्रेट बैलेट से होगी। और इवन जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने ये भी बोला था कि ठीक है भाई, मोरारजी देसाई बहुत बड़े चेहरे हैं, तो जितने बड़े लीडर्स थे, द बिग फेसेस ऑफ द कांग्रेस बैक्ड इंदिरा गांधी, उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया। और ऐसे करके जब सीक्रेट बैलेट हुआ, इंदिरा गांधी जी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया बाय सिक्योरिंग 2/3 ऑफ पार्टी एमपी वोट। जितने भी पार्टी के एमपी थे उनमें से 2/3 एमपीज वोटेड इन फेवर ऑफ इंदिरा गांधी। अब सत्ता का बदलाव कि बड़े अच्छे, बड़े पीसफुल तरीके से हुआ। जैसे लिखा पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, कि इतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन होते हुए भी भारत की जो डेमोक्रेसी है उसने बहुत ज्यादा, ठीक है, मैच्योरिटी दिखाई, परिपक्वता, कि लड़े नहीं आपस में, कुर्सी के लिए लड़े नहीं। उन्होंने बोला कि सीक्रेट बैलेट रखेंगे, जो विन होगा विल बी द न्यू पीएम ऑफ इंडिया। बड़े प्यार से सत्ता एक लीडर के हाथ से दूसरे लीडर के हाथ में चली गई और डेमोक्रेसी भी बच गई। तो इंडियन डेमोक्रेसी का यही था कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। अब इंदिरा गांधी को जब वो नई प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें कुछ समय लगा सेटल डाउन होने में, ठीक है। और लेकिन यह भी है कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत नो वॉइस थी। नो वॉइस मतलब नो से किया, इतनी ज्यादा राजनीति जानती नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव जरूर थी कि ठीक है, उन्हें पॉलिटिक्स का पता था कि किस तरीके से राजनीति चलती है, हाउ टू वर्क, व्हाट टू डू इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अब जितने भी सीनियर लीडर्स थे, ठीक है, उन्हें यह लग रहा था कि इंदिरा गांधी पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस है, कि इसे कुछ भी नहीं आता पॉलिटिकली, कि राजनीति के रूप में इसे कुछ नहीं आता, पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस है। तो उन्होंने इसे आप कह दो कि कंपेल किया, इसे ये मानने पर मजबूर किया कि कल को इंदिरा गांधी को जो बड़े लीडर सोच रहे थे कि हमारे पास गाइडेंस के लिए और सपोर्ट के लिए हम पर निर्भर रहेगी इंदिरा गांधी। उन्हें यह लगता था कि अगर हम इंदिरा गांधी को बैक करते हैं, इंदिरा गांधी के साथ जाते हैं, तो कल को इंदिरा गांधी हमसे हर बात को पूछेगी, हर बात की सलाह मशवरा, हर बात की राय हमसे लेगी। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी पार्टी की लीडर बनी, पार्लियामेंट्री पार्टी की मेन लीडर बनी और भारत की पीएम बनी, कुछ समय बाद लोकसभा इलेक्शन हुए। इस समय पर देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बुरी थी, क्योंकि वही पाकिस्तान का वॉर हो गया था। मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। एक तो पाकिस्तान वॉर की वजह से भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इकोनॉमिकली भारत पिछड़ रहा था। फिर मानसून फेलियर भी हुआ था पहले, और फिर तो आप कह दो कि इकोनॉमिक क्राइसिस थे, मानसून फेलियर था, फूड क्राइसिस आ गए थे, सरकार ने जोनिंग लगा रही थी, बहुत सारे स्टेट्स के जो था ड्रॉट की चपेट में थे। तो भारत का बहुत सारा हिस्सा इकोनॉमिकली डिटोरिएट था। तो एक तरीके से भारत की समस्याएं इंदिरा गांधी के आते आते और ज्यादा बढ़ गई। तो इन डिफिकल्टीज में, इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज में उन्होंने, इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चालू किया और अपनी लीडरशिप
क्षमताओं को दिखाना चालू किया, अपनी लीडरशिप स्किल्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब इंदिरा गांधी जो थी, उनका जो पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर रही 1966 से 77, 80 से 84 के बीच में। अब 2 कार्यकाल इनके निहायत ही लंबे थे और 1984 में इनको इनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, ठीक है, शॉट डेड कर दिया गया था। अब ये इन्हें एक चीज का फायदा हुआ कि ये जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी, इसलिए भी ये राजनीति में थी। और फिर कांग्रेस की एक यंग वर्कर थी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही 1958 में, और नेहरू जी के कैबिनेट में मंत्री रही, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री संभाली इन्होंने 1964 से 66 के बीच में। और 1967 के चुनाव ले लो, 1971 के चुनाव ले लो, चाहे आप ले लो जी 1980 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को जीत दिलवाई। अब इनकी पॉलिसीज की बात करते हैं। इन्होंने जो पॉलिसीज देश के लिए बनाई, सबसे जो मुख्य पॉलिसी मानी जाती है वो मानी जाती है जब ये 1967 में जब ये प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने सरकार को एक तरीके से चलाया, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही प्रेसिडेंट को बोल के सरकार को बर्खास्त करवा दिया। दोबारा जब ये पावर में आई 1971 में, तो एक ही पॉलिसी के साथ ये पावर में आई, गरीबी हटाओ। फिर इन्होंने राज्यों को जो मिलने वाले विशेष अधिकार थे, प्रीवी पर्स, उसको खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये मानती थी कि ये भारत की इक्वालिटी के साथ चीटिंग है कि एवरीबॉडी इन इंडिया इज इक्वल, तो फिर राज्यों को विशेष अधिकार क्यों मिले। इन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में लाई, और फिर न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। जब ये प्रधानमंत्री थी तो भारत ने फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया था, जिसको हमने नाम दिया था फर्स्ट टाइम मई 1974 स्माइलिंग बुद्धा। उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, इनके टाइम पर हुआ था। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने कदम उठाए और इनको असैसिनेट कर दिया गया था अक्टूबर 1984 में। 1984 में अब्रप्ट डेथ हो गई थी, इनको इनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा शॉट डेड कर दिया गया था। अब है जी 4th जनरल इलेक्शन। अब भारत के चौथे जो इलेक्शन थे वो अपने आप में विशेष थे। अब मैं आपको लैंडमार्क ईयर इसलिए बोल रहा हूं कि इंडिया के जो 4th इलेक्शन थे, हमने 2nd जनरल इलेक्शन के बारे में, 1st जनरल इलेक्शन के बारे में, 2nd के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर 3rd के बारे में आगे 2nd चैप्टर में आया हुआ है। तो 1st, 2nd, 3rd जनरल इलेक्शन हुए, तब क्या था जी, जो भारत था उसके जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत बड़े चेहरे थे। जवाहरलाल नेहरू जी 1st जनरल इलेक्शन में प्रधानमंत्री, 2nd में भी वो बने, 3rd में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो एक चेरिस्मेटिक लीडर थे, मतलब जाने पहचाने चेहरे, राजनीति के जानकार। लेकिन 4th जनरल इलेक्शन जो था वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक लैंडमार्क ईयर था, क्योंकि 1967 आते आते, 4th जनरल इलेक्शन आते आते कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। इवन अब हम कहते हैं जी इलेक्शंस के बारे में, क्या हुआ इलेक्शंस में। अब जैसी 4th जनरल इलेक्शन आई तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। 4th इलेक्शन में 2 प्रधानमंत्री रेगुलर सक्सेशन पर उनकी डेथ हो चुकी थी। एक तो 1964 में विद इन 2 ईयर्स, 1964, 65, 66, विद इन 2 ईयर्स 2 प्रधानमंत्री, भारत के 2 प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े लीडर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और जिस प्रधानमंत्री को भारत की कमान दी गई, अभी उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था अपने ऑफिस में,
इतने में उन्हें इलेक्शन में उतरना पड़ा। तो एक तरीके से हम बोले कि इंदिरा गांधी भारत की राजनीति के लिए एक नौसिखिया थी, उन्हें राजनीति का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। अब हमने चैप्टर 3 में या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारत के सामने बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस थे, ठीक है, और इवन मानसून फेल हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो एक तरीके से भारत की जो राजनीति की बात करें, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बदल रही थी। यहां लिखा हुआ देखिए, शिफ्ट इन पॉलिटिकल, और फिर अब पॉलिटिकल चेंजेस हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जैसे मैंने 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ होना, फिर नए प्रधानमंत्री का राजनीति में आना, और वो भी नया प्रधानमंत्री भी क्या था, बहुत ज्यादा जानकार नहीं था। विद इन 1 ईयर एक तरीके से उन्हें भारत के सामने जो चुनौतियां थी उससे निपटना था। अब पॉलिटिकल चेंजेस तो हो गए, बहुत सारे हुए, तो वो भी प्रॉब्लम थी। अब आगे जी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, मानसून फेलियर की बात कर ली, ड्रॉट आ गया बहुत सारे स्टेट्स में, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा गिरा उस समय, क्योंकि ड्रॉट आने की वजह से, मानसून फेलियर की वजह से जो एक अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था वो बिल्कुल सेटबैक पर आ गया, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल स्लंप कर गया। और ऊपर से फूड शॉर्टेज की बात हम करते हैं कि भारत खाने की कमी की, फूड क्राइसिस से जूझ रहा था, फूड शॉर्टेज, बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगले जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू विल लाइक माय वीडियो। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो दूंगी उसमें हम इकोनॉमिक क्राइसिस से शुरू करेंगे, किस तरीके से भारत अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटा। थैंक यू सो मच।